हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ आइटम्स पढ़ ली थी हमने इसमें से, बाकी के आइटम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं डेबिट साइड से। पहली आइटम है टू ओपनिंग स्टॉक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ इस साल पक्का बिक गया होगा। हर बिजनेसमैन फीफो मेथड इस्तेमाल करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये खर्चा हो गया, सारे खर्चे डेबिट पर लिख दें। उसके बाद टू परचेजेस, ब्रैकेट में लिख दीजिए कैश प्लस क्रेडिट, ब्रैकेट में लिख दीजिए कैश प्लस क्रेडिट। कैश और उधार दोनों ही परचेस इधर आएंगे। लेस रिटर्न आउटवर्ड। वेजेस क्या आते हैं सर? बताइए वेजेस और सैलरी इन दो वर्ड में क्या फर्क है? हैंड रेज करें। हाँ जी सर, जो वेजेस होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है और जो सैलरी होती है वो मंथली बेसिस पे होती है। और कोई आंसर? हैंड रेज करें पहले। वेजेस और सैलरी इन दो वर्ड में फर्क? हाँ जी वेजेस होते हैं जो गुड्स बनाते हैं और एम्प्लॉय मतलब सैलरी। परफेक्ट आंसर है जी। समझ लीजिए ध्यान से, वेजेस और सैलरी में क्या फर्क है? उन एम्प्लॉयज की सैलरी जो गुड्स बनाने का काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट को वेजेस बुलाते हैं, और जो गुड्स नहीं बना रहे उनकी पेमेंट को सैलरी बुलाते हैं। मंथली का कोई सिस्टम नहीं है, पर आवर का कोई सिस्टम नहीं है, काम का सिस्टम। भाई मेरा एम्प्लॉई है, मेरी कंपनी में नौकर है और गुड्स बना रहा, तो मैं इसकी पेमेंट को वेजेस बुलाऊंगा। मेरी कंपनी में एम्प्लॉई है, मैं इसको ये गुड्स नहीं बनाता, कुछ और काम करता। अब कुछ और काम कोई भी काम हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, बाकी सारे काम की पेमेंट को सैलरी। क्लियर हो गई बात? अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स जो मैंने बनाए या खरीदे वो कितने के पड़े, वो कितने के बेचे, वो कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालना है हमें। इसलिए वेजेस जो है वो हमारी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट हुआ, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आएगा लेकिन सैलरी नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? ये डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। रेवेन्यू एक्सपेंस की दो कैटेगरी, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में लिखने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में लिखने हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंस कौन से और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से? जब तक गुड्स रेडी टू सेल ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वेजेस का मतलब वो एम्प्लॉय जो गुड्स बना रहे हैं, तो गुड्स बने ही नहीं अभी तक, वो वाले खर्चे हैं। तो गुड्स बनने से पहले के खर्चे हैं, इसलिए गुड्स की कॉस्ट का पार्ट है और ट्रेडिंग में आएगा। क्लियर रहेगी बात? तो हमने क्लियर कर लिया सर वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज पीएनएल अकाउंट। आप समझे ध्यान से। तो कई बार क्या होता है कि एक बिजनेसमैन के यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में खर्चा नहीं है वेजेस का, सैलरी का थोड़ा ही अमाउंट में खर्चा है। तो हमारा जो प्रोपराइटर है वो हमें ये कहता है कि अब दो सेपरेट अकाउंट मत खोलो, एक ही अकाउंट खोल लो, वेजेस एंड सैलरी या सैलरी एंड वेजेस के नाम से, उसमें इकट्ठे खर्चे कर दो। या बॉस को कुछ पता ही नहीं है, जो अकाउंटेंट आया उसने मिक्स खर्चे कर रखे हैं, मतलब एक ही खाते के अंदर वेजेस और सैलरी मिक्स कर रखे हैं। तो खाते का नाम दो तरीकों से लिखा जा सकता है, वेजेस एंड सैलरीज या फिर सैलरी एंड वेजेस। जहां तक हमने सर इंग्लिश सीखी है अभी तक, उसके हिसाब से दोनों का मतलब एक ही हुआ, राम एंड श्याम या श्याम एंड राम, एक ही बात हुई। लेकिन अकाउंट्स में मतलब एक नहीं, अकाउंट्स में एक मतलब नहीं है। क्यों एक मतलब नहीं है? जब हम अकाउंटेंट वेजेस और सैलरी को जब मिक्स करेंगे तो पहला नाम वेजेस का रखें कि सैलरी का रखें, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा खर्चा हमारे यहाँ ज्यादा होगा। अगर हमारे यहाँ वेजेस नाम का खर्चा ज्यादा होता है तो वेजेस नाम पहले रखेंगे, सैलरी नाम बाद में रखेंगे। और हमारे यहाँ सैलरी नाम सबसे ज्यादा होता है, सैलरी पहले वेज बाद में। ध्यान रखिए बात। तो वेजेस एंड सैलरीज दिख जाए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे, हम एक बार टिक लगाएंगे। जैसे किसी अकाउंट के अंदर वेजेस लिखा हुआ है, इस पर टिक लगाओ, ये वेजेस ट्रेडिंग में आता है, ये हमें समझ में आ गया।
उसके अगले पॉइंट में लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, वहाँ पे टिक लगाओ। ये हमें समझ में आ गया कि वेजेस एंड सैलरीज भी ट्रेडिंग में आता है। अब आ जाओ फटाफट से 121 पेज पे। 121 पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है। डेबिट साइड में सेकंड आइटम क्या लिखी है, टू सैलरी, टिक लगा दो। ये हमें समझ में आ गया ये पीएनएल के डेबिट में सैलरी आती है। उससे की अगली आइटम सैलरी एंड वेज, टिक लगा दो, हमें ये भी समझ में आ गया। तो अभी 1 मिनट में हमने 4 आइटम सीख ली। सिर्फ वेजेस दिख जाए ट्रेडिंग का डेबिट, सिर्फ सैलरी दिख जाए पीएनएल का डेबिट, वेजेस एंड सैलरी दिख जाए तो मतलब वेजेस ज्यादा है सैलरी कम, ट्रेडिंग का डेबिट, और सैलरी एंड वेजेस दिख जाए मतलब सैलरी का पोर्शन ज्यादा है तो पीएनएल डेबिट ट्रेडिंग में। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? पढ़ सकते हैं आगे। वापस आगे सर 119 पेज पर। कैरेज डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हमने, कैरेज डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में। कैरेज में क्या है सर, इस माल को खरीदते टाइम का किराया, माल को भेजते टाइम का किराया। कैरेज फ्रेट एक ही बात है। तो परचेज करके ला रहे हैं अगर हम, तो क्या परचेज क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, या अगर हम ट्रेडर है तो गुड्स परचेज करते हैं। तो हमारे बेचने के लिए रेडी होने से पहले का ही तो खर्चा है जो किराया भर रहे हैं। अगर हम खरीदते टाइम तो गुड्स सेल करने से पहले का खर्चा है, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। तो कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड मतलब हम कस्टमर को सामान भेज रहे हैं उसके जगह पर, मतलब डोमिनोज वाले जो आपके घर पे पहुंचा रहे हैं पिज्जा, तो जो किराया उनका जा रहा है तो वो कैरेज आउटवर्ड है उनका। समझ आ रही है बात? तो कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेलिंग वाला एक्सपेंस है, इसलिए वो पीएनएल में आएगा। कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड्स पीएनएल, और सिर्फ कैरेज लिखा हो तो क्या मानते हैं, इनवर्ट मानते हुए ट्रेडिंग में लिखते हैं, क्योंकि इन जनरल 99% केस में बायर किराया होता है सैलरी में। ठीक है, इन जनरल बायर किराया होता है सैलरी में, इसीलिए कैरेज जो है इनवर्ट मानते हैं, सिर्फ कैरेज वर्ड लिखा हुआ है। टिक लगा रहे हैं सर हम। अगली आइटम कैरेज पर टिक लगा दिया हमने, इसका समझ में आ गया हमें ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज आता है। उससे अगली आइटम कैरेज इनवर्ट, इस पे टिक लगा दिया हमने, समझ में आ गया ये ट्रेडिंग में आता है। उससे अगली आइटम फ्रेट एंड कार्टेज, सेम है कैरेज और फ्रेट, यहाँ पे टिक लगा दीजिए, समझ में आ गया हमें कि ट्रेडिंग में आता है। 121 पेज पर आ गए। डेबिट साइड में नीचे से 5वीं आइटम, डेबिट साइड में नीचे से 5वीं आइटम क्या लिखा हुआ है, टू फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, टिक लगा दीजिए, हमें समझ में आ गया पीएनएल डेबिट में आता है आउटवर्ड वाला। वापस ट्रेडिंग के डेबिट पर आ गए जी। अगली आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो मैंने बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे हैं, मैंने आपको एक सिस्टम में लिख दिया, ऊपर आइटम की लिखी हुई है। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में आती है, टिक लगा दीजिए वहां पर। नेक्स्ट आइटम है सर पावर, ब्रैकेट में लिखे हैं, अच्छा जो अगला पॉइंट में लिखा है ना ग्रीन कलर से वही ब्रैकेट में लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मशीनरी। पावर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मशीनरी। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, एक्सपेंस हो गया हमारा। अब ये ट्रेडिंग में लिखे हैं कि पीएनएल में लिखे हैं, तो देखिए अगर फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो गुड्स बन रहा है वहां पर, गुड्स रेडी टू सेल से पहले का खर्चा ट्रेडिंग में आना चाहिए। और अगर ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है तो उसका गुड्स से कोई लिंक नहीं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, वो पीएनएल के डेबिट में आना चाहिए। अच्छा जी, अब सर क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी किया, क्वेश्चन लिखा हो ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो कहाँ लिखेंगे, पीएनएल। क्वेश्चन में लिखा हो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग। क्वेश्चन में लिखा हो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो कहाँ लिखेंगे,
तो ट्रेडिंग भी सही लग रहा है, पीएनएल भी सही लग रहा है। एक्चुअल आंसर पीएनएल है। वजह समझे क्या है सर? ऑफिस ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सबके पास होता है। फैक्ट्री सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास होती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस का है या फैक्ट्री का है तो बेस्ट प्रिजम्पशन क्या है? जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी ऑफिस होता है। इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हो तो हमेशा ऑफिस का मानते हुए इसको पीएनएल में लिखा जाता है। बट ट्रेडिंग में तो सिर्फ तभी आएगा जब मैन्युफैक्चरर हो और फैक्ट्री का बिल हो, है ना? हर तो मैन्युफैक्चर नहीं होता, मैन्युफैक्चर एक होता है, उसके बाद उसी आइटम के होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कितने सारे होते हैं। अकाउंट्स सभी के बनेंगे, सभी का ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा। ठीक है, तो जो होलसेलर रिटेलर ट्रेड है उसका तो पक्का पीएनएल में ही आएगा, उसके पास तो फैक्ट्री है ही। मैन्युफैक्चरर के यहाँ भी ऑफिस वाला पीएनएल में ही आएगा और फैक्ट्री वाला ट्रेडिंग में आएगा। तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हो, इस ऑफिस का मानते हुए पीएनएल में लिखें। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी सर, जैसे हमने मीटर देखे हम अपने घर में, डोमेस्टिक मीटर बोलते हैं उसको। अगर रेडी की शॉप है तो उन्हें जो मीटर लगवा रखा होगा उसे कॉमर्शियल मीटर बोलते हैं। दिखने में जैसा ही होता है, बस उसमें रीडिंग के जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं डोमेस्टिक के मुकाबले। रेंट भी ज़्यादा होता है डोमेस्टिक के मुकाबले, उसे कॉमर्शियल मीटर बुलाते हैं। एक तीसरा भी मीटर आता है हॉर्स पावर के नाम से। अगर हमारे पास कोई हैवी मशीनरी जो बहुत ज़्यादा पावर लेती है, इलेक्ट्रिसिटी लेती है, तो उसके लिए हमें ये नॉर्मल मीटर अगर लगाएंगे तो फूक जाएगा। जैसे नॉर्मल मान लिया आपके घर में 1 मीटर लग रहा है डोमेस्टिक, वो अगर आपने 6-7 एसी एक साथ चला दिए घर के अंदर तो सारे मीटर फूक जाएंगे। उसकी कैपेसिटी नहीं होती इतनी पावर झेलने की। तो हमारी कोई हैवी मशीनरी है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हमें बताना पड़ता है, इंजीनियर से बात करके हमारा कितने हॉर्स पावर की मशीनरी है उतने हॉर्स पावर का हमें मीटर दे दिया जाए। वो हैवी मीटर होगा, वाइट्स भी सारी हैवी होंगी, उसका बिल सेपरेट आता है। हॉस्पिटल्स में भी पावर वाले मीटर अलग लगे होते हैं और नॉर्मल मीटर अलग लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे वाले मीटर को हॉर्स पावर बुलाते हैं। इसका नाम ये वर्ड पड़ा है पावर। तो जब भी सिर्फ पावर वर्ड लिखा हो तो शक्ति एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है मशीन का। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मशीन का है। मशीन तो पक्की बात है, फैक्ट्री में होगी, ऑफिस में तो होगी नहीं, तो पक्का डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे ट्रेडिंग का डेबिट में है। इसके बाद मैंने लिखा फैक्ट्री पावर, तो पावर पर्टिकुलर समझ में आ गया, फैक्ट्री पावर पर्टिकुलर समझ में आ गया। अब ये बात में सर मेंशन करता कि फैक्ट्री की ही है पावर का बिल, तो नाम लिखा हो तो पावर फैक्ट्री में ही होगी, ऑब्वियस है। इसलिए सिर्फ पावर लिखा हो तब भी ट्रेडिंग, पावर जाके फैक्ट्री लिखा हो तब भी ट्रेडिंग। फ्यूल का मतलब क्या है सर? मशीनरी में फ्यूल डलता है, तेल वगैरह डलता है मशीन में, ऑयलिंग वगैरह होती है, वो वाला खर्चा। फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो रहा है इसलिए ट्रेडिंग का डेबिट। फैक्ट्री रेंट सर, ऑफिस रेंट लिखा हो तो किधर लिखोगे? फैक्ट्री रेंट लिखा हो तो किधर लिखोगे? ट्रेडिंग। सिर्फ रेंट लिखा हो तो किधर लिखोगे? बताओ, पीएनएल की ट्रेडिंग पीएनएल। करेक्ट, सेम लॉजिक। ये सर फैक्ट्री कुछ ही के पास होती है लेकिन ऑफिस सभी के पास है, तो ऑफिस का रेंट सभी का आ जाएगा। इसलिए सिर्फ रेंट लिखा है तो पीएनएल, फैक्ट्री रेंट लिखा हो तब ट्रेडिंग। 121 पेज पे नीचे से करीब 10वें नंबर पे आसपास है, रेंट लगा दीजिए उस पर। उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ब्रैकेट में अदर देन फैक्ट्री, इसको टिक लगा दीजिए। तो सारे बिजली के बिल फैक्ट्री वाले को छोड़ करके वो सारे पीएनएल में। क्लियर हो गई बात? हमने डेबिट साइड ट्रेडिंग की कंप्लीट कर ली है। फटाफट से 2 मिनट की रीडिंग मारे। कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछें कि सर ये यहाँ पर क्यों आया, क्या लॉजिक है वगैरह वगैरह। ट्रेडिंग का डेबिट पढ़े जी आगे।
सर स्क्रैप की सेल, स्क्रैप समझते हैं क्या है, कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, हालांकि ये 4 टाइप के स्क्रैप होते हैं, अब एक ही टाइप के पढ़ रहे हैं कि सर हमारे रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं उसके बाद रॉ मटेरियल की कुछ वेस्टेज बच जाती है, वो वेस्टेज रीयूजेबल होती है, सेलेबल होती है, तो उस वेस्टेज को हम फेंकते नहीं हैं, फैक्ट्री में इकट्ठा करते हैं अलग रूम में, और जब वो रूम भर जाता है तब हम स्क्रैप डीलर को बुलाते हैं, वो अपने टेम्पो में भर के सारा स्क्रैप ले जाता है और हमें पैसे दे जाता है। फॉर एग्जांपल शर्ट की फैक्ट्री है, कपड़े का थान खरीद करके लाए, तो रोल होता है, उसमें से हमने स्टिच करके कपड़ा काट लिया शर्ट के लिए, उसके बाद जो कपड़े की कतरन बच गई, छोटे छोटे पीसेस बच गए कपड़े के, उसे हमने इकट्ठा कर लिया रूम के अंदर, स्क्रैप वाला आया उठा करके ले गया और हमें पैसे दे गए। दिस इज सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम है कि नहीं? देखिए जैसे एक्सपेंस बांट रहे हैं ना डायरेक्ट ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट पीएनएल में, वैसे ही इनकम भी बांट रहे हैं। सेल्स हमारी मेन इनकम होती है, गुड्स बेचना मेन इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग क्रेडिट में। और हमारी अदर इनकम, जैसे हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, कुछ इंटरेस्ट मिल गया, हमारा मेन काम नहीं है। एक रूम खाली पड़ा था, हमने रेंट पर दे दिया, कुछ रेंट मिल गया, हमारा मेन काम नहीं है। बैड डेट रिकवर हो गए, हमारा मेन काम नहीं है। ऐसी अदर इनकम वो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में आएगी, इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर डिस्कशन है कि स्क्रैप बेचना ये डायरेक्ट इनकम हुई कि इनडायरेक्ट इनकम, क्या लगता है आपको? देखिए इनडायरेक्ट इनकम लगती है बट है डायरेक्ट। समझिए कैसे? सर जो हमारा मेन काम है ना उससे रिलेटेड हमारी इनकम है। कॉस्टिंग में समझेंगे क्या क्या चीज होती है, इसको ना कॉस्ट में से लेस करते हैं। समझे इस चीज को? तो मान लीजिए मैं कपड़े का थान खरीद के लाया 20,000 रुपए का, और इस थान में से मैंने कपड़ा वपड़ा काट लिया शर्ट वगैरह का, उसके बाद कपड़े की कतरन बच गई, वो कतरन मैंने बेच दी, सपोज 1,000 रुपये मिल गए मेरे को बेच करके, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने कपड़े का थान खरीदा 20,000 रुपये में। समझ आ रही है बात? इसको हम कॉस्ट में से लेस कर लेते हैं, हमारे बिजनेस से, मेन बिजनेस से रिलेटेड है। ये 1,000 रुपए इनकम ऐसी है जो हमारे मेन काम से रिलेटेड है। हम गुड्स बेचेंगे तो ये भी बेचेंगे, डायरेक्ट इनकम होती है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आती है। हमारा कोई अदर इनकम नहीं है कि बाई चांस हमने बेच दिया तो फालतू पड़ा था बेच दिया, नहीं। हमारा मेन काम है कि हम शर्ट की कलर को भी ध्यान रखें, बचाएं और हिसाब से इसको भी सेल करें। इसके लिए भी डीलर ढूंढेंगे कि किसी को भी कपड़ा को दे देंगे हम। इसके लिए प्रॉपर मार्केट में सर्च करेंगे कि आप किस रेट से लेते हो इस चीज़ का स्क्रैप, वो उसने वो रेट दे दिए, फिर 4-5 और जगह सर्वे करा जो बेस्ट रेट दे रहा है उसी को सेल करेंगे, या फिर जिससे हम खरीदते हैं उसी को उससे बात करेंगे कि वो रिसाइकल करके फिर हमें देगा, फिर अगले थान में लेस कर लेगा उसका अमाउंट। ठीक है? जो हमारे बिजनेस से मेन काम से रिलेटेड है वो हमारा मेन काम है, इसलिए मेन इनकम है, वो भी डायरेक्ट इनकम है। तो स्क्रैप की सेल अगर आ जाए तो ट्रेड का क्रेडिट। ठीक? उसके बाद लिखा हुआ है सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों आता है? बेसिकली ये परचेज का वो हिस्सा है जो इस साल खर्च नहीं हुआ, नेगेटिव एक्सपेंस है, इसीलिए बैठा हुआ क्रेडिट साइड। नेक्स्ट अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस के अलावा बताइए कोई भी टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में? तो देखिए 10 लाख के गुड्स खरीदे, 15 लाख में बेचे, 5 लाख का प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है? जितने मैंने गुड्स इस साल बेचे हैं उसको सेल से कंपेयर करो और उसका जो डिफरेंस आए वो प्रॉफिट। ये कैलकुलेट करना इसकी ड्यूटी है अकाउंट की। सिर्फ वही गुड्स जो बेचे। हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इन 10 लाख में से 1 लाख की गुड्स ऐसी जो इस साल गोदाम में चली गई या चोरी हो गए थे, अब नॉर्मल लॉस हो गया। इस 10 लाख में से 1 लाख के गुड्स बिके ही नहीं और ना गोदाम में है अवेलेबल, जल गए, खो गए, चोरी हो गए।
तो एक्चुअल में 9 लाख के गुड्स बिके, एक्चुअल में गुड्स 9 लाख वाले बिके, तो 9 लाख वाले 15 लाख में बिके, प्रॉफिट तो 6 लाख का होगा फिर, है कि नहीं? तो मैं अब नॉर्मल लॉस यहां लिखूंगा, तभी तो 6 लाख आंसर आएगा। चेक करो, टोटल ऑफ क्रेडिट 16 में से 10 गया 6। अब नॉर्मल लॉस मैंने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, वही रीजन जो क्लोजिंग स्टॉक में लिखने का था। अब नॉर्मल लॉस परचेज का वो हिस्सा है जो इस साल नहीं बिका। अब नॉर्मल लॉस परचेज का वो पार्ट है जो इस साल सेल नहीं हुआ, इसलिए मैं परचेज के अपोजिट साइड में लिख करके इसका इंपैक्ट नलिफाई करता हूं। इस वजह से अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आता है। इसमें डाउट आता है स्टूडेंट का कि सर लॉस तो हुआ ही है लेकिन 1 लाख का वो तो दिखाओ। तो अब नॉर्मल लॉस की वजह से कोई लॉस अगर हुआ है तो वो लॉस दिखाने की ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग ड्यूटी सिर्फ इतनी सी है कि जो गुड्स बिके, जो गुड्स ट्रेड हुए हैं, ट्रेड वर्ड इन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बाय एंड सेल। तो बाय भी हुआ और सेल भी हुआ, दोनों काम हुए हैं जिस गुड्स में, सिर्फ वही गुड्स लिखो यहाँ पर, बाकी गुड्स को हटाओ। ठीक है, इस वजह से अब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स क्रेडिट साइड में आता है। सिर्फ गुड्स का नॉर्मल लॉस आएगा, मशीन जल गई तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। ये पूरे अकाउंट में हर जगह गुड्स ही गुड्स है बस। कंप्लीट कर लिया जी हमने ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम। आइए क्वेश्चंस करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन इसी पे, हाँ जी। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा तब भी नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड ही आएगा। दोबारा पूछो। प्रॉफिट की जगह में लॉस हो, ये तो एनुअल लिखेगा ना प्रॉफिट लॉस को, प्रॉफिट लॉस से एनुअल लिखेगा। इसको तो नोट्स तो पहले लिख देंगे हम, जितना भी क्वेश्चन में अपना लॉस है वो तो यहाँ पर आ ही जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट करने बैठेंगे हम तो प्रॉफिट है कि लॉस, तो एंड का काम। पहला क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? पर्सनल के रियल के नॉमिनल। पर्सनल कौन होते हैं सर? पर्सनल होते हैं नाम, लायबिलिटी और कैपिटल। ट्रेडिंग अकाउंट लायबिलिटी तो नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट कैपिटल तो नहीं है। दूसरा रियल, रियल होता है सर एसेट, ट्रेडिंग अकाउंट एसेट तो नहीं। सी ऑप्शन नॉमिनल, नॉमिनल कौन होते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंस। ट्रेडिंग में रेवेन्यू भी है, ट्रेडिंग में एक्सपेंस भी है, तो ये हो गया नॉमिनल। सी ऑप्शन आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, रिटर्न इनवर्स। रिटर्न इनवर्स क्या होता है? परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स। तो कहां से माइनस करेंगे? सेल्स में से माइनस करेंगे। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है। थर्ड, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि अपीयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस में, वो किस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैठेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में बैठेगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ परचेजेस इज नॉट क्रेडिटेड इन केस ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट देन व्हिच अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड? जैसे नंबर्स यहां लिखा है मैंने, मान लीजिए लॉस बाय फायर है सपोज, एंट्री पढ़ना इसकी क्या होगी? लॉस बाय फायर लिखा हुआ है मैंने, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 1 लाख। एंट्री पढ़ के बताओ। लॉस बाय फायर अकाउंट कैसे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये एंट्री। लेकिन सर हमने जो जनरल चैप्टर तक किया था, चैप्टर नंबर 8, तो एंट्री कैसे की? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, याद है? चैप्टर 8 में ये एंट्री सीखी थी जनरल, और जब ट्रेडिंग में आपको लगा एंट्री सीखा हमें क्या हो रहा है, तो समझे। सर जो लॉस हुआ है चाहे फायर से चाहे थेफ्ट से, वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक, इस बीच में कभी हुआ है, तो इस दिन तक तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन ही नहीं होता। ट्रेडिंग अकाउंट तो 31 मार्च को ही ओपन होगा, उसी दिन क्लोज हो जाएगा। तो 30 मार्च या उससे पहले मेरे को आग लगी गुड्स के अंदर, तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं सकता, तो मैं ये वाली एंट्री नहीं होती है। जब ट्रेडिंग में स्टेप वाली एंट्री सिखाई गई थी। अब 31 मार्च को आग लग जाती है, तब तक हम ऑलरेडी परचेज अकाउंट क्लोज कर चुके हैं ट्रेडिंग में ट्रांसफर करके, तो परचेज अकाउंट कैसे क्रेडिट करें? इसलिए बस आता हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट का। या फिर गुड्स चोरी हुए हैं फरवरी में, हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें पता लगा 31 मार्च को, तो आज रिकॉर्डिंग करने बैठ गए,
परचेज अकाउंट क्लोज हो चुका है पहले ट्रेडिंग में ट्रांसफर करके, इस हमारा ऑप्शन बच जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो लॉस ऑफ फायर की एंट्री ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, टाइमिंग पे डिफरेंस आता है। पूछा हुआ था क्रेडिट क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सी ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फुल क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन द लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। देखिए इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो इंश्योरेंस क्लेम नाम से हमारी एसेट बन जाएगी कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, तो डेबिट में तो इंश्योरेंस क्लेम आएगा इंश्योरेंस कंपनी, सी ऑप्शन तो डेबिट में आएगा। क्वेश्चन में क्रेडिट पूछा हुआ, क्रेडिट में अगेन ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। चलो ऑप्शन नंबर सी के बगल में आप डेबिट लिख सकते हो, ध्यान रहेगा कि डेबिट में क्या है। सिक्स क्वेश्चन, गुड्स इन ट्रांजिट बट नॉट टेकन इन क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन टू। ध्यान से देखिए, एक मार्च को 30 मार्च को मिस्टर ए ने 1 लाख के गुड्स भिजवा दिए मिस्टर बी को, मतलब ये सेलर है और ये बायर है। बायर ने ऑर्डर दिया होगा इसको 29 मार्च के आसपास 1 लाख का माल भिजवा दो, इसने टेम्पो वगैरह बुक करा, माल भिजवा दिया। 30 मार्च को इसकी सिटी से निकला है सामान और इसके पास 2 अप्रैल को पहुंचा, 31 मार्च बीच में आ गई। इस डेट पर अपनी बैलेंस शीट के अंदर इस स्टॉक को कौन रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इस टाइम ना तो ए के पास है ना बी के पास, बताइए। स्टॉक रास्ते में है, ना तो ए के पास है ना बी के पास है, तो कौन रिकॉर्ड करेगा इसको अपनी बुक्स में, ए या बी? आंसर दें लॉजिक के साथ, जितना भी आपको लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग सर ये लॉजिक बैठ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, राइट है। हाँ जी सर ये 1 बजे सर क्योंकि उसके यहाँ से गुड जा चुके हैं। तो जा चुके हैं तो बी की वजह होगी ना सर उसके पास बी के पास तो अभी आए नहीं हैं, तो वो एंटर नहीं हो सकता। और कोई आंसर? सर वो एक ही तरफ से जा चुकी तो एक ही तरफ से रिकॉर्ड करेगा, दूसरी तरफ से मतलब उसमें माल भेज सकती है। नहीं, माल किसका है, मतलब देखो बैलेंस शीट में लिखने का मतलब उस स्टॉक तक की ओनरशिप बताना कि स्टॉक मेरा है, तो ए लिखे या बी लिखे। आप जो मुझे आंसर दे रहे हो कि सर ए सेल की एंट्री कर देगा क्योंकि इसके वहां से माल जा चुका, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ए सेल की एंट्री 30 मार्च को ही कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन स्टॉक कौन अपनी बैलेंस शीट में लिखेगा, यहाँ कंफ्यूजन है। आप सोचो अगर ए स्टॉक लिख देगा, सोच के देखना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल आती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है। मिस्टर ए इसको सेल रिकॉर्ड कर चुका होगा 30 मार्च को ही, मतलब यहाँ पे ऐड कर चुका होगा और स्टॉक में भी ऐड कर ले, डबल डबल ऐड नहीं होंगे। समझ आ रही है बात? ये स्टॉक रिकॉर्ड करेगा बी अपनी बुक्स के अंदर। 30 मार्च को जैसे ही सामान यहाँ से निकला, ए इसको इन्फॉर्म कर देगा बी को कि मैंने अपना सामान भिजवा दिया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया है, उनके पेपर्स आपको मैंने ईमेल कर दिए हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको मैं ईमेल कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिए, साथ में पहुंचा दिया। अब रास्ते में चोरी हो जाए, खो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की हो जाएगी। जैसे ही ए के गोदाम से निकला, लीगली ओनरशिप बी की आ गई। पढ़ेंगे बिजनेस लॉस ऑफ ट्रेड के अंदर एक्ट आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसमें सिखाया जाता है कि किस टाइमिंग पर ओनरशिप बदल जाती है। ओनरशिप बदलते देखो रिस्क और ओनरशिप ये दोनों चलती है म्यूचुअली। जब तक ए के गोदाम में है, ए की ओनरशिप, ए का रिस्क, जल गया ए का नुकसान। जैसे ई ने ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी को दे दिया, ए की ओनरशिप गई, ए की तरह से रिस्क पे चला गया, अब रिस्क चढ़ गया बी के ऊपर, ओनरशिप चढ़ गई बी के ऊपर, अब बी का रिस्क है, बी की ओनरशिप है। रास्ते में चोरी हो गया तो बी का नुकसान है।
बी ट्रांसपोर्ट कंपनी पे केस करेगा तो तुमने लापरवाही करी, मेरे पास माल नहीं पहुंचाया, ए की कोई हेडेक, ए को पैसे पूरे चाहिए, ये लॉ है। तो इसको बी रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में, लेकिन गोदाम में तो सर है ही नहीं बुक्स, इसने क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया और गोदाम में चेकिंग हो गई तो होगा सीए की, तो इसको हम नाम से रिकॉर्ड करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, इस नाम से रिकॉर्ड करेंगे। चेकिंग के लिए सीए आ गया, पास डॉक्यूमेंट होगा सर ईमेल पर, जो डॉक्यूमेंट हमारा गुड्स निकल चुके हैं वहां से, अभी तक पहुंचे नहीं, हमारे गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से रिकॉर्ड करें, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, goods in transit but not taken in closing stock will be credited to ऑप्शन नंबर ए परचेज अकाउंट क्रेडिट ऊपर मैंने एंट्री दे रखी है इसकी, ऊपर मैंने इसकी एंट्री दे रखी है क्वेश्चन के ऊपर गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होती है। बेसिकली परचेज अकाउंट अगर क्लोज नहीं हुआ तो परचेज अकाउंट से रिकॉर्डिंग करते हैं, परचेज अकाउंट क्लोज हो चुका है ट्रेडिंग में ट्रांसफर करके तो ट्रेडिंग अकाउंट से लिखते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन कर सकते हो आप परचेज की ट्रेडिंग। सेकंड क्वेश्चन, transactions of the company for the period 1st April to 10th April, ट्रेडिंग अकाउंट जनरली बनता है ईयरली, लेकिन हमारी मर्जी है प्रॉफिट जानने के लिए इसको वीकली बना लें, मंथली बना लें, क्वार्टरली बना लें। इन्होंने बना रखा है इस क्वेश्चन में 10 दिन का ट्रेडिंग अकाउंट, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 10 दिन का। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कहाँ आता है ट्रेडिंग में? डेबिट साइड में आता है। उसके बाद सेल्स, ये कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। उसके बाद परचेज, ये कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। उसके बाद स्टॉक दे रखा है 360, ये बताया नहीं ओपनिंग है क्लोजिंग है, क्या करें? कैसे पता क्लोजिंग है? डेट दे रखी है सर, क्वेश्चन में ऊपर बताया है पीरियड है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, तो 1 अप्रैल वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा, 10 अप्रैल वाला स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा। यहाँ पे डेट लिखी है 10 अप्रैल, तो क्लोजिंग स्टॉक हुआ नहीं, किस साइड आएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो आगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 12%, सेल 7.5 लाख रुपए की है, उसका 12% कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आता है? डेबिट साइड। उसके बाद पूछा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, कौन सा स्टॉक मांगा है? ओपनिंग स्टॉक। तो बराबर में जो जगह खाली है छोटा सा बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ जगह पर और सिर्फ अमाउंट लिखो, जो डेबिट वाले हैं डेबिट में, जो क्रेडिट वाले हैं क्रेडिट में, और बैलेंसिंग फिगर करके आंसर निकालो। टोटल कितना है क्रेडिट साइड का? 11,10,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। इसमें तो डेबिट की सारी आइटम माइनस करें ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। जैसे नहीं हो पा रहा पूछ ले।
बी ऑप्शन ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है जी? 90,000। डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 है, डेबिट साइड में परचेज 4,50,000 है, डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस 80,000 है। तो इन तीन आइटम को माइनस कर दीजिए 11,10,000 से, तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। डन, सबका आ गया आंसर? बढ़ जाए आगे। 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 4,000, परचेजेस एंड सेल्स 36 एंड 35। तो मैं समझ नहीं पा रहा इसमें से 36 परचेज है कि 35 परचेज, कैसे पता लगाऊं? 36 परचेज कैसे पता लगा? ये वर्ड है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब उसी सीक्वेंस से, उसी क्रम से। तो परचेज पहले लिखा है तो 36,000 वी परचेज, 35,000 वी सेल। ये ना सोचे कि सर सेल परचेज से कम कैसे हो सकती है, तो माल कम बिका है, खरीद लिया बहुत सारा, बिका कम। उसके बाद लिखा प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 7,000 कैसे आया? ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेजेस पता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, सेल्स पता है, फटाफट से निकाल दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट 7,200 आ रहा है। ठीक है, आपने 36,000 निकाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक 12,000 आ रहा है। अभी क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, यहाँ तक बताइए, पल्ले बड़ी बात यहाँ तक। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मेहनत नहीं दी अभी तक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 12,000 रुपए, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ से पढ़ो क्या दे रखी है। लिखा है 50% ऑफ द स्टॉक फाउंड टू बी ऑब्सोलीट। क्या मतलब ऑब्सोलीट का? आउटडेटेड, ये पढ़ा था हमने डेफिसिट चैप्टर के अंदर। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड। तो इसमें से 50% मतलब कि 6,000 ये ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब बाकी का 50% बिल्कुल ओके है, ये 6,000 वाला बिल्कुल ओके। तो खराब वाला है। अब इसको ये तो नहीं कि उसको फेंक देंगे हम बाहर, इसको सस्ता में बेचेंगे भाई। तो अगर बिजनेसमैन के पास जो सामान रखा हुआ होता है वो कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है छोटा मोटा, तो फेंक थोड़ी ना देता। जैसे मोबाइल के शोरूम होते हैं तो उन्होंने सैंपल के लिए लाइव पीस, डेमो पीस लगा रखा हुआ होता है, कस्टमर आकर के चला करके देखेगा फोन और अच्छा लगेगा तो वो खरीदे। तो उसको वो बेचते हैं, तो नया वाला फोन बेचते हैं बॉक्स में से निकाल करके। तो जो डिस्प्ले वाला फोन होता है उसको कुछ महीने बाद उसको हम सस्ते में बेचता है वो शोरूम वाला, क्योंकि भैया वो पैकेट सामान नहीं है, वो नया महंगा, ठीक बात है, सस्ते में बेचेगा। ये लिखा हुआ इसके लिए एस्टिमेटेड टू फेच, फेच मतलब ये होता है देना, 50% ऑफ द कॉस्ट। इससे बस 3,000 रुपये ही हम मिल पाएंगे। 3,000 रुपये मतलब ये मतलब इसका ये 6,000 का माल सिर्फ 3,000 रुपये का रह गया। तो अब मुझे बताइए मेरे पास फाइनली टोटल स्टॉक कितने रुपए का? 9,000 का। 6+, ये आंसर हो गया। चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाइए, बनाइए फटाफट से ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा।
एग्जाम में भी ऐसे ही करना है आपको, तो रीडिंग अकाउंट बनाया बिना मतलब लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको, परचेज सेल लिखना है, सीधा अमाउंट लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो फटाफट। सर कमीशन ऑन परचेज में आएगा। ट्रेडिंग वैल्यू परचेज वाले सारे खर्चे ट्रेडिंग वैल्यू। नाइन तो 10 प्रॉब्लम चेक करा कर जाए। ठीक है।